राजेश, क्या है ताजा अपडेट बताएं आप। मनीष, अभी अभी पता चला है कि याकूब मेमन को फांसी दे दी गई है और पूरी विश्वसनीय सूत्रों से हमें जानकारी मिली है। जिस तरह से एम्बुलेंस अंदर गई थोड़ी देर पहले, जिस तरह से फूल और हार जा रहे हैं टोकरियों में, हमें विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि याकूब मेमन को 5:20 में फांसी दे दी गई है। यानी सूर्योदय के पहले जो हम बात कर रहे थे, फांसी देने की जो क्रिया है, प्रचलन है, उसी का फॉलोअप किया गया है। पुख्ता जानकारी अभी प्राप्त हुई हमारे पास कि पूरी तरह से जो मैजिस्ट्रेट अंदर गए थे, जो एडिशनल कलेक्टर, यहाँ के डिप्टी कलेक्टर गिरीश जोशी और राम जोशी, ये अंदर गए थे। ये सब लोग बाहर आ चुके हैं और सारी प्रोसीजर लगभग अंदर पूरी हो चुकी है। लेकिन मीरा बोरवनकर जो एडीजी हैं जेल की, वो अंदर हैं। योगेश देसाई जो जेलर है, वो अंदर हैं और स्वाभाविक है उनको अंदर रहना पड़ेगा, क्योंकि फांसी के बाद की भी सारी प्रक्रियाएं जो है वो होनी बाकी रहती है। पोस्टमार्टम होना बाकी है, डॉक्टर अंदर है। लेकिन जो डिप्टी कलेक्टर थे, जो मजिस्ट्रेट थे फर्स्ट क्लास के, वो सारे बाहर आ चुके हैं। लगभग ये बात बिल्कुल अब तय हो, मतलब कह सकते हैं कि याकूब को फांसी दे दी गई। आंचल, आखिरकार 257 मौतें और 700 लोगों के घायल करने वाले उस साजिशकर्ता को सूली पर लटका दिया गया है। ये जानकारी और ये ताजा अपडेट, जैसे कि लगातार हम कह रहे थे कि जो 7 बजे का समय मुकर्रर किया गया था या बताया गया था, उससे पहले फांसी दे दी जाएगी, इंडिया न्यूज की खबर पर फिर एक बार मुहर लग गई है। बहुत बड़ी खबर आ रही है इस वक्त, याकूब मेमन को फांसी दे दी गई है। अनौपचारिक तौर पर ही हमारे पास ये जानकारी आई है कि 5:20 पर याकूब मेमन को फांसी दे दी गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। मनीष, मैं चाहूंगी अगर आप राजेश से पूछ पाए, उन्होंने बताया कि बहुत सारे अफसर बाहर निकल आए हैं। क्या डॉक्टर्स की टीम जो पल्स चेक करने के लिए होती है वो भी बाहर आ गई है? क्या इस बाबत भी कोई जानकारी है? क्योंकि आधे घंटे का फांसी दिए जाने के बाद इंतजार होता है जब पल्स की चेकिंग होती है। नहीं आंचल, जो डॉक्टर्स की बात है, जैसे कि डीन और पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर सावड़िया अभी भी अंदर हैं। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया चल रही है और इसको लेकर डॉक्टर के साथ साथ मीरा बोरवनकर, जो कि अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कारागृह हैं, यानी कि एडिशनल डीजी प्रिजन, वो भी अंदर मौजूद हैं। राजेंद्र धामने, जो कि डीआईजी प्रिजन है, वो भी हैं। और योगेश देसाई, जो कि जेल के सुपरिटेंडेंट हैं, वो भी इस वक्त अंदर मौजूद हैं। लेकिन जो 2 न्यायाधीश जाने की बात थी, श्रीराम जोशी और गिरीश जोशी, वो जेल से बाहर आने की खबर, जैसा कि राजेश ने बताया और हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं, इससे साफ हो गया है कि अब जो चल रहा है अंदर, वो एक प्रक्रिया का हिस्सा है कि आखिर सूली पर लटकाए जाने की बात की जो प्रक्रिया है वो अंदर जारी है। याकूब मेमन को फांसी दी गई, इसकी औपचारिक पुष्टि बाकी है, लेकिन हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं कि 5:20 पर फांसी दी जा चुकी है। आपको ये बता दें कि हमारे सहयोगी मनीष अवस्थी इस वक्त हमें बता रहे हैं कि जो औपचारिक घोषणा है और बाहर आकर रजिस्टर में दर्ज किया जाता है कि एक कैदी कम हो गया है, ये होना बाकी है। बाकी अगर देखा जाए तो लगातार सुगबुगाहट तेज हो गई थी। 4:55 पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, जब याचिका को खारिज कर दिया गया था याकूब मेमन की। ये तय था कि फांसी हो जाएगी। उसके बाद ज्यादा इंतजार जेल की अथॉरिटीज ने नहीं किया। रात से तैयारियां चल रही थी, रात भर एक क्षण भी मनीष सोए नहीं जेल के अधिकारी, और पूरी तरह से नीड टू नो बेसिस पे जो लिमिटेड अधिकारी होते हैं सुरक्षा के, उनको पता रहता है, वो मौजूद रहते हैं। क्योंकि इस मामले में, जैसे कि पहले भी देखने में आया, जब टेरर अटैक का कोई दोषी करार दिया जाता है तो सुरक्षा बहुत ज्यादा पुख्ता होनी चाहिए और खास तौर से संवेदनशील मामले के और रेपरकशंस होते हैं, तो कई चीजों का बहुत बेहद ख्याल रखा जाता है जेल अथॉरिटीज द्वारा भी। देखिए, जैसे कि जानकारी हम लगातार दे रहे थे कि जेल के भीतर, दीवार के भीतर जितने कर्मचारी थे, जो कि बाहर की, महाराष्ट्र की अलग अलग जेलों से भी बुलाए गए थे, उनके मोबाइल कल ही ले लिए गए थे। यानी संचार का ऐसा कोई साधन नहीं था उनके पास जिसके जरिए कि वो किसी से संपर्क कर सके। ये एहतियात बरती गई। और जहां तक आपने बात की कि जेल के अधिकारी नहीं सोए, आंचल, हम भी अपने दर्शकों को हमेशा खबर से रूबरू करते हुए हम भी पूरी रात ये कोशिश करते रहे कि हर ताजा अपडेट हम अपने दर्शकों को बताएं कि आखिर हलचल क्या है, क्योंकि मसला इतना बड़ा था, फांसी इतनी बड़ी है, सूली पर लटकाने वाले व्यक्ति का गुनाह इतना बड़ा था। इंसाफ उन लोगों को चाहिए था जिन्होंने 257 लोगों को खोया, 700 लोग कुछ अपाहिज हुए और कुछ घायल हुए। तो ये सारी बातों के मद्देनजर लोगों को हमेशा खबरों से अपडेट रखने की भी कोशिश हुई। और इसके साथ साथ जो जानकारी अभी आ रही है, हम राजेश से बात करेंगे। राजेश, ताजा अपडेट क्या है? मनीष, अभी ताजा अपडेट यही है कि याकूब को फांसी दे दी गई है, जिस तरह से हमारे विश्वसनीय सूत्र बता रहे हैं। और जो हमारे बिल्कुल पुख्ता जो हमको जानकारी प्राप्त हुई है
कि बिल्कुल पूरी तरह से याकूब को जो है फांसी दे दी गई है, और जो अंदर जो प्रक्रिया, जो अंतिम प्रक्रिया चलती है, पोस्टमार्टम होना है, और फिर पूरी तरह से परिवार के जो लोग अभी टोकरी में फूल लेकर बाहर आए हैं वो अंदर आएंगे, जिस तरह से ताबूत पहले ही आ चुका है, यानी अब अंतिम संस्कार वाली जो तैयारियां हैं वो लगभग अंदर जारी है। इस तरह की विश्वसनीय जानकारी। राजेश, एक और चीज सवाल उठता है, हमारी आंचल जो एंकर हैं वो भी ये जानना चाहती हैं कि क्या जो याकूब मेमन का शव है वो उनके परिवार वालों को सुपुर्द किया जाएगा या दीवार के भीतर ही सुपुर्द खाक हो? मनीष, अभी तक तो परिवार वालों को जेल प्रशासन ने कहा था कि अगर आप शव लेना चाहे तो ले सकते हैं। जिस तरह से परिवार ने भी कहा था कि हाँ हमें शव चाहिए, लेकिन बाद में फिर प्रशासन ने कहा था कि भाई शव देने में कुछ दिक्कत आ सकती है। फिर बाद में अभी प्रशासन ने फिर उनको कहा है कि हाँ हम शव दे सकते हैं, लेकिन फिर भी सुरक्षा कारणों से लेकर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को देखते हुए बहुत सारी बातें जो हैं वो फिर से दोबारा सोची जा सकती हैं। सरकार को भी सोचना पड़ेगा। ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए उन्हें शव मिलेगा या नहीं मिलेगा यह तो अभी हम नहीं बता सकते, क्योंकि सरकार जो है महाराष्ट्र में वो पूरी तरह से इस पर ध्यान रखकर है। खुद देवेंद्र फडणवीस जो है वो खुद ध्यान रखकर है। तो कहीं ना कहीं इस बारे में अभी प्रशासनिक जो लोग हैं, सरकार में बैठे लोग और प्रशासन में जो लोग बैठे लोग हैं, वो सारी बातें तय करेंगे। मनीष, तो आंचल, जैसा कि मैं आपको कह रहा था कि इस बात को लेकर असमंजस है कि आखिर शव सुपुर्द परिवार वालों को किया जाएगा या दीवार के भीतर सुपुर्द खाक होगा, इस पर अभी असमंजस बरकरार है। इस पर असमंजस बरकरार है। हमारे साथ आर.के. कपूर, वरिष्ठ वकील, जुड़े हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। कपूर साहब, कानून क्या कहता है इस बाबत? जब हैंडओवर किया जाता है शव तो उसके लिए क्या कानूनी प्रक्रिया होती है, और क्या ये पूरी तरह से जेल अथॉरिटीज और प्रशासन का डिस्क्रेशन होता है? हाँ, ये अल्टीमेटली उन्हीं को डिसाइड करना होता है कि वो शव दें या नहीं दें। हाँ, उनके परिवार वालों से राय ली जाती है, और अभी यही कहा जा रहा था कि उनसे अंडरटेकिंग ली जाती है कि ली जाएगी कि अगर वो शव को लेना चाहते हैं तो उसके कोई डेमोन्स्ट्रेशन नहीं करेंगे, और इसको आराम से उसका जो अंतिम संस्कार है आराम से करेंगे, बिना किसी, क्योंकि ऐसे सेंसिटिव केसेस में जहाँ कम्युनिटीज इन्वॉल्व होती हैं, कोई ऐसा रिस्क नहीं लिया जाता कि इसमें लॉ एंड ऑर्डर से डिस्टर्ब हो। तो उस हिसाब से मैं अल्टीमेटली डिस्क्रिप्शन तो गवर्नमेंट की है, गवर्नमेंट ने ही डिसाइड करना है कि वो शव को देंगे या नहीं देंगे। तो इसमें मुझे लगता है कि जहां तक डिस्क्रिप्शन है वो तो गवर्नमेंट की है, लेकिन अभी तक फैसला जो है उसके बारे में अभी ये प्रतिक्रिया क्लियर नहीं हो पा रही है। अदरवाइज डिसाइड उन्हीं को करना है, और यहाँ अगर वो अंडरटेकिंग ले भी लेते हैं मान लो, तब भी ये क्वेश्चन मार्क रह जाता है। अंडरटेकिंग तो एक पेपर की अंडरटेकिंग है, उसके बाद अगर वो डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं, या देखो कोई ऐसा अगर अंदेशा होता है कि सरकार को या पुलिस अथॉरिटीज को कि ऐसा करने से लॉ एंड ऑर्डर, देखो पहले कुछ हत्याएं तो हो चुकी हैं, लेकिन अगर ऐसी डेमोन्स्ट्रेशन होती है, अगर पब्लिक को ऐसा भड़काया जाता है शव के बेसिस पे या शव के इशारे से, तो उसमें नेचुरली जो रोष होता है उस कम्युनिटी में ज्यादा हो सकता है। तो मुझे लगता है कि अथॉरिटी के पर ही अल्टीमेटली डिस्क्रिप्शन है कि वो शव को दे या नहीं दे, और मुझे लगता है हो सकता है अगर उनको थोड़ा सा भी अंदेशा हो कि इसमें पब्लिक डिस्टर्बेंस हो सकते हैं, लॉ एंड ऑर्डर की प्रतिक्रिया में फर्क पड़ सकता है, या ऐसा उनको अगर आशंका हो कि उसके बाद कोई ऐसे रिपरकशंस हो सकते हैं जिससे और ज्यादा नुकसान पब्लिक का हो, तो हो सकता है कि वो शव को देने से इनकार भी कर सकते हैं। जी बिल्कुल, हम इस पहलू पर आएंगे, लेकिन अभी किरीट सोमैया बीजेपी के वरिष्ठ नेता कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। अभी मेरी जो 93 का जो विक्टिम है तुषार देशमुख, जिसकी माता जी उस दिन मारी गई, उससे बात हुई। तुषार के आंख में आंसू जैसी स्थिति थी। आज 93 के जो विक्टिम्स है उनको न्याय मिलेगा, और ये पूरी रात हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने याकूब की पुनः एक बार सुनवाई करके ये दुनिया को सिद्ध कर दिया कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र जिंदा है। आज आखिर आतंकवाद के विरुद्ध की लड़ाई को न्याय मिलेगा। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिस याचिका लगाई तो उसमें यह कहा गया। तो सुना आपने किरीट सोमैया का क्या कहना था। रात भर देश की न्यायपालिका सोई नहीं, 3 वरिष्ठतम जज सुप्रीम कोर्ट के जागते रहे, और याकूब मेमन के वकीलों से जो लास्ट डिच अटेम्प्ट की जा रही थी कि आखिरी मिनट पर भी दलीलें दी जाएं और फांसी को किस तरह से 14 दिन के लिए और रोक दिया जाए, उस बाबत बड़ी पेशेंट और इत्मीनान से हियरिंग देश की सबसे बड़ी अदालत में दी गई। कपूर साहब,
क्योंकि देखिए ये मामला ना सिर्फ इतने साल तक अदालतों में रहा, बल्कि रिव्यू पिटिशन 2 बार आए, मर्सी पिटिशन अब तो 3 काउंट कर लिए गए। ऐसे में जो ये पहलू है शव का दिए जाना या ना दिए जाना, आपने कहा डिस्क्रिशन है, क्या इस डिस्क्रिशन को भी चुनौती अदालत में दी जा सकती है जो हालात नजर आ रहे हैं इस केस में? देखिए, यहाँ तक जो इंडियन जुडिशियल सिस्टम है वहां पे चुनौती देने के लिए लिटिगेंट को कोई भी किसी भी समय राइट तो दिया जाता है, लेकिन ये आप बात सही कह रहे हैं कि अगर कोई लिटिगेंट ऐसा चाहे कोई इसको प्रतिक्रिया को चैलेंज करने के लिए चैलेंज तो किया जा सकता है, लेकिन क्योंकि अल्टीमेटली जो डेमोक्रेसी है वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को देखना सबसे प्रायोरिटी पे होता है, इसीलिए डिस्क्रिशन दी गई है। हाँ, अगर डिस्क्रिशन ना दी जाती तब तो बात ये कहा जा सकता है कि उनके पास डिस्क्रिशन अल्टीमेट नहीं है, लेकिन जब उनके कानूनी तौर पे उनको डिस्क्रिशन है ये डिसाइड करने की कि शव को दिया जाए या ना दिया जाए, अगर वो डिस्क्रिशन वैलिडली एक्सरसाइज करते हैं किसी शंका को ये देखते हुए कि कल को कोई कम्युनिटी में ऐसी वारदात हो सकती है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन डिस्टर्ब हो सकती है, जैसे मान लो 144 नियत किया जाता है, तो इसीलिए किया जाता है कि उनको एप्रीहेंशन होती है क्योंकि ऐसी घटना या दुर्घटना हो सकती है, तो उसको बचाने के लिए पहले ही ऐसा एक्शन लिया जाता है। तो इसी हिसाब से अगर वो डिस्क्रिशन को इस हिसाब से लेते हैं कि अगर उनको शंका हो या एप्रीहेंशन हो कि इस शव को देने से पब्लिक में भड़काव हो सकता है, पब्लिक में ऐसा रोशोगुल हो सकता है या ऐसी अवस्था आ सकती है जिसमें और भी मौतें हो सकती हैं, तो उसमें ये डिस्क्रिशन को एक्सरसाइज किया जाना बिल्कुल वैलिड है। और मुझे नहीं लगता कि ऐसी डिस्क्रिशन को अगर वैलिडली एक्सरसाइज किया जाए, अगर वो ऐसा रिकॉर्ड करते हैं कि ऐसी शंका के कारण, एप्रीहेंशन के कारण उन्होंने शव को नहीं दिया गया, तो मेरे ख्याल में जुडिशियल डिस्क्रिशन को या जुडिशियल रिव्यू इसका होना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जी मनीष, फांसी दी जा रही है 22 साल बाद याकूब मेमन को, बल्कि हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं कि 5:20 पर फांसी दी भी जा चुकी है, लेकिन जैसे ही नेताओं की जमात सुबह सुबह उठना शुरू होगी, इस पर राजनीति एक बार फिर से नए सिरे से शुरू होगी। रात भर सुप्रीम कोर्ट जागता रहा कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में भी और देश में भी ये संदेश जाए कि भले ही 257 मौतों का जो कातिल है याकूब मेमन, उसको लास्ट डिच भी सुना गया, लेकिन इसके बावजूद नेताओं की प्रतिक्रिया आएंगी, ओवैसी जैसे लोग और ज्यादा राजनीति करने की कोशिश करेंगे इस पूरे मामले पर। जी हाँ, पहले भी और बाद भी राजनीति भी होगी, और राजनीति के साथ साथ आचल आपको याद होगा कि सलमान खान ने जो देर रात 16 ट्वीट किए थे, यानी कि इसमें फिल्मी ड्रामा भी हुआ था, लेकिन जैसे ही पता चला कि सलमान ने जो 16 ट्वीट किए उसके क्या परिणाम होंगे, क्योंकि सलमान खुद अभी बेल पर बाहर हैं, तो इन सारी बातों के मद्देनजर उनके पिता को शर्मिंदगी, सलीम साहब को शर्मिंदगी उठानी पड़ी, और उसके साथ साथ शाम होते होते सलमान को अपने सारे ट्वीट वापस लेने पड़े। तो आपने देखा राजनीति हुई, इसको लेकर अपील, वकील, दलील हुई, इसके साथ साथ राजनीति के साथ साथ कई बातें हुई, समाज सेवी सामने आए, कई नामचीन हस्तियों ने यह लिखा कि सूली पर नहीं लटकाना जाना चाहिए। लेकिन इस बात के मद्देनजर यह भी देखना होगा कि जो पहले हुआ, मुझे ऐसा लगता है कि राजनीतिक तौर पर अब ज्यादा होगा, क्योंकि इसको लेकर अब एक बहस छिड़ेगी, और उस बहस में मुझे ऐसा लगता है राजनेता कहां पीछे रहते हैं। बहस में राजनेता पीछे नहीं रहते हैं। फांसी नागपुर जेल में दी गई मनीष, इसके भी अपने मायने। देखिए, नागपुर से एक संदेश और संकेत दोनों जाने थे, और मेरे ख्याल से जो मैं ये कह रहा हूं वो देखने वाले और सुनने वाले भी समझ गए होंगे कि नागपुर में सूली पर लटकाया जाना कितना मायने रखता है। आज ज्यादा नहीं बोल रहे हैं मनीष आप इस पर। आंचल, आपको याद होगा जिस दिन ये खबर आई थी कि आखिर याकूब को फांसी दी जाएगी, आप ही एंकर कर रही थी, और उसी दिन मैंने कहा था कि इसका जो अंजाम और हश्र होगा वो केवल नागपुर में होगा। तब मैंने उस चीज को, पूरी बातों को विस्तार से बताया था, लेकिन अगर अभी मैं कुछ कहूंगा तो हो सकता है इस पे भी राजनीति होने लग जाए। बिल्कुल, लेकिन मनीष और आर.के. कपूर साहब, फिर आपके पास भी आऊंगा। होगा वो केवल नागपुर में होगा। तब मैंने उस चीज को, पूरी बातों को विस्तार से बताया था, लेकिन अगर अभी मैं कुछ कहूंगा तो हो सकता है इस पे भी राजनीति होने लग जाए। बिल्कुल, लेकिन मनीष और आर.के. कपूर साहब, फिर आपके पास भी आऊंगी। मनीष, कई चीजें ऐसी हैं, जैसे हम आशीष से भी पूछ रहे थे कि आज दया याचिका को सुप्रीम कोर्ट तक लेकर, रात भर एक और पिटिशन को सुप्रीम कोर्ट तक लेकर, हमने देखा वकीलों की पूरी बटालियन पहुंची हुई थी। एक सेकंड ओपिनियन भी फॉर्म करने की कोशिश की गई जब मर्सी पिटिशन में कुछ एमिनेंट हस्तियां जुड़ गई, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, 790 पन्नों का यह फैसला था, जिसमें 317 पेजेस याकूब की भूमिका पर थे। उसमें कई बातें की गई कि ड्राइविंग फोर्स था याकूब मेमन मार्च 1993 के बम धमाकों के पीछे।
वो लड़के सिर्फ जाकर बॉम्ब प्लांट कर रहे थे, लेकिन मुख्य साजिशकर्ता याकूब मेमन था। फाइनेंसेस उसने अरेंज किए। पाकिस्तान में ट्रेनिंग के लिए पासपोर्ट, डॉक्यूमेंट्स, टिकट याकूब मेमन ने अरेंज की। ये सारी चीजें, इतनी राजनीति होती है कि वो बैकड्रॉप में चली जाती हैं। भूमिका याकूब मेमन की आखिरकार उन हमलों में क्या थी, ये पूरी तरह से पीछे रह गई और राजनीति आगे आ गई। राजनीति और भावना इसमें ज्यादा आई, ऐसा मुझे भी लगता है आंचल। हालांकि पिछले एक दशक में 3 फांसियां हुई, धनंजय चैटर्जी, अफजल गुरु और अजमल कसाब। लेकिन इस फांसी को लेकर, जिस तरह से याकूब मेमन को सूली पर लटकाए जाने को लेकर जो विवाद और बखेड़ा खड़ा किया गया, उससे यह साफ दिखता है कि इसमें राजनेताओं को राजनीति करने की ज्यादा रुचि थी। लेकिन उससे भी ऊपर जो बात सामने आई वो ये कि 257 मौतों का गुनहगार, 700 लोग घायल हुए। ऐसे में कई नामचीन हस्तियां, समाज सेवक सामने आए, कई नामचीन वकील सामने आए, राजनीति के कई बड़े विधायक, सांसद सामने आए। उससे यह लगता है कि इस पर राजनीति करने की मंशा पहले दिन से ही थी। लेकिन कोई भी अतीत में झांक कर नहीं देखना चाहता था कि आखिर अतीत कितना दुर्भाग्यपूर्ण और दुर्घटना कितनी बड़ी थी। अगर हम ये बात करें कि 257 लोगों की मौतें कम नहीं होती। 12 मार्च 1993, 1:30 बजे का वो वक्त जब मुंबई की 11 जगहों पर सीरियल ब्लास्ट होता है, दिल दहल जाता है मुंबई का ही नहीं देश का। इस पर लोगों का ध्यान नहीं गया, इस पर लोगों ने गौर नहीं किया। लेकिन भावनाओं के आवेग में आकर इस तरह की बातें हुई, फिल्मी ड्रामा हुआ, सलमान खान जैसा एक्टर सामने आ गया, सलमान खान जैसा अभिनेता देर रात ट्वीट करता है। और इन सारी बातों के मद्देनजर जो कुछ हुआ उसको लेकर जहां पर अदालत ने जो अपना फैसला दिया, कॉन्स्पिरेसी, कंस्पायरिंग की इस तरह की साजिश में सबसे मुख्य भूमिका निभाना, एडिंग एंड अबेटिंग, इसके साथ साथ प्रोवाइडिंग एक्सप्लोजिव्स, आइडेंटिफाइंग प्लेसेस जहां पर ये बम रखे जाने हैं। तो इन सारी बातों में याकूब मेमन की जो भूमिका थी, जो कि अदालत ने भी माना है, जो कि टाड़ा कोर्ट ने भी माना है, और टाड़ा कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च अदालत ने अपहेल्ड किया था। तो इन सारी बातों के मद्देनजर जो भी सबूत सामने आए, जैसा कि जस्टिस पीडी कोड़े हमेशा कहते रहे, उसकी बिना पर सूली पर लटकाए जाना याकूब मेमन को, मुझे लगता है कि राष्ट्रपति की दया याचिका खारिज कर दिए जाने के बाद शायद ही कुछ बचता था। कपूर साहब, ये बहुत फैशनेबल हो गया है कैपिटल पनिशमेंट को अपोज भी करना और राइट ऑफ एक्यूज की बात ज्यादा करना। विक्टिम्स के भी तो राइट होते हैं, क्यों हमारा सिस्टम उसको एड्रेस नहीं करता है? नहीं, देखिए, अगर आप लेटेस्ट जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की देखें, उसमें क्लियर कहा गया है कि जो विक्टिम्स के राइट हैं वो भी उतने ही इंपॉर्टेंट हैं जितने कि एक्यूज के राइट होते हैं। और यहां तक कि विक्टिम्स के लिए भी अब उसको अगर हम देखें कि एक्विटल के खिलाफ जो राइट टू अपील दिया गया है, वो अमेंडमेंट करने के बाद राइट टू अपील दिया गया है। पहले की कंप्लेनेंट को राइट टू अपील नहीं था, वो केवल रिवीजन पिटीशन ये याचिका फाइल कर सकता था। लेकिन अब उसको एज ए विक्टिम कंप्लेनेंट को राइट दिया गया है कि वो भी अपील फाइल कर पाए। पहले तो मान लो अगर एक्विटल हो जाती थी तो ये स्टेट पर ही निर्भर था कि स्टेट अगर ये डिसाइड करती है अपील फाइल करनी है कि नहीं करते। लेकिन उसमें भी देखो कई बार पॉलिटिकल कंसिडरेशन ऐसी आ जाती हैं कि कई बार स्टेट अपील नहीं फाइल करती थी। तो इसलिए अब कंप्लेनेंट को, विक्टिम के रिश्तेदारों को यह राइट दिया गया है कि वो भी एक अपील फाइल कर पाए, क्योंकि एक रिवीजन पिटीशन फाइल करना या अपील फाइल करना में अधिकारों का बहुत फर्क पड़ता है। इसीलिए आप ये देखोगे कि जो रिसेंट ट्रेंड है वो अगर आप उसको अमेंडमेंट ऑफ लॉ के हिसाब से कहें या जुडिशियल वर्डिक्ट के हिसाब से कहें, तो अब विक्टिम के राइट्स को बिल्कुल रिकॉग्नाइज किया गया है। और इसका रिकॉग्नाइज करना एक बहुत बड़ा मुद्दा इसलिए है कि आप ये देखेंगे कि समाज में काफी हद तक जो एक्यूज के फेवर में लॉ से टिल्ट हो रहा था, उससे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन और जो क्राइम रेट बढ़ता जा रहा था, उसके लिए बहुत जरूरी पाया गया कि जो विक्टिम के राइट हैं वो भी प्रोटेक्ट किए जाएं और विक्टिम को भी राइट दिए जाएं। और आप ये भी जानते हैं कि जैसे शुरू में जैसे चार्जशीट फाइल केस क्लोज हो जाता है तो उसमें प्रोटेस्ट पिटीशन का भी राइट दिया गया। इस तरह के राइट जो विक्टिम के और कंप्लेनेंट के फेवर में दिए जाते हैं वो इसलिए दिए जाते हैं कि ताकि ये ऐसा ना लगे कि जो सारा लॉ है वो एक्यूज के फेवर में टिल्ट किया गया है। इसी तरीके से आप देखोगे कि जो एग्जामिनेशन विटनेसेस हैं उसमें भी जहां तक एक्यूज को राइट दिया गया है कि वो कुछ विटनेस को अंडर सेक्शन 311 री एग्जामिन कर सकता है, उस समय कंप्लेनेंट को भी राइट दिए गए हैं और वो भी राइट एक्सरसाइज कर सकता है। इस तरीके से जो ट्रेंड चल रहा है वो विक्टिम के राइट्स को भी रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। और मेरे हिसाब से ये जुडिशियल सिस्टम में और हमारे जो लीगल सिस्टम है इसमें बहुत बड़ा एक जो प्रतिक्रिया चल रही है पॉजिटिव साइड में, जहां विक्टिम के राइट को कंसिडर किया जाता है वो बिल्कुल सही है। और इसमें भी अगर विक्टिम के राइट को देखें तो जो
अल्टीमेट वर्डिक्ट आया और अल्टीमेट जो एग्जीक्यूशन हुई वो बिल्कुल पब्लिक के फेवर में है और विक्टिम के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए है। जी, हम इस चर्चा पर लौटेंगे, लेकिन अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें, जो औपचारिक पुष्टि का हमें इंतजार है, लेकिन हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं सुबह 5:20 पर फांसी दे दी गई है याकूब मेमन को। आपको बता दें जो मजिस्ट्रेट हैं और आला अधिकारी हैं, एक दो अधिकारी जेलर अभी भी जेल के परिसर के अंदर हैं, लेकिन बाकी लोग जो हैं वो बाहर आ गए हैं फांसी यार्ड से, जहां पर फांसी दी गई है। सुबह 5:20 पर यह फांसी दी गई, हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं। औपचारिक पुष्टि का हम सब लोगों को इंतजार है। सुरक्षा नागपुर में बढ़ा दी गई है, 144 धारा पहले से ही नागपुर में लागू है। ऐसे में औपचारिक पुष्टि का इंतजार है। हालांकि इस बात को लेकर असमंजस अपने दर्शकों को बता दें बना हुआ है कि याकूब मेमन के शव को परिवार वालों को हैंडओवर किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, इसको लेकर अभी भी असमंजस बरकरार है, क्योंकि जो प्रशासन होता है उसकी डिस्क्रिशनरी पावर होती है, यानी कि उसका विशेषाधिकार होता है कि कानून और व्यवस्था के हालात के मद्देनजर वो इस बाबत कॉल ले, इस बाबत फैसला करे। आपको ये बता दें हम कि 5:20 पर याकूब मेमन को फांसी दे दी गई है। इसकी औपचारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन हमारे जो सूत्र हैं हमें बता रहे हैं। अब सीधे आपको बताते हैं कि याकूब मेमन के, आपको दिखाने की कोशिश करेंगे एक रिपोर्ट के जरिए कि याकूब मेमन के आखिरी पल कैसे बीते। बीती रात याकूब की फांसी को लेकर दिल्ली से लेकर नागपुर तक हलचल रही। फांसी होगी या नहीं, होगी भी तो कितने बजे होगी, इसको लेकर सस्पेंस बना रहा। लेकिन जेल में याकूब को यकीन हो चुका था कि उसका बचना मुश्किल है। जब सुप्रीम कोर्ट में याचिका पर सुनवाई हो रही थी, तभी याकूब ने जेल के होमगार्ड जवान को कहा कि मेरी फांसी का राजनीतिकरण किया गया है, मैं जानता हूं कि मैं मर रहा हूं, अब तो चमत्कार ही मुझे बचा सकता है। सूत्रों के मुताबिक गार्ड ने कहा कि आमतौर पर याकूब हमसे बातचीत नहीं करता था, मगर आज उसने मुझसे कई बार पूछा कि सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ। डेथ वारंट पर याकूब की याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज होने के बाद याकूब के परिवार वाले नागपुर जेल पहुंचे। जेल अधिकारियों ने याकूब की मुलाकात परिवार वालों से कराई। थोड़ी देर बाद राष्ट्रपति और राज्यपाल ने जब दया याचिका खारिज कर दी, तो याकूब ने अंतिम बार अपनी बेटी से मिलने की इच्छा जाहिर की। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अभी जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं उनको बता दें कि हमारे सूत्र हमें बताते हैं याकूब मेमन को फांसी दे दी गई है। सुबह 5:20 पर यह फांसी दी गई है। औपचारिक पुष्टि अभी होनी बाकी है। सूरज निकलने से पहले ही फांसी दे दी गई। याकूब मेमन को सुबह 5:20 पर फांसी दी गई। आपको बता दें फांसी यार्ड में याकूब मेमन को रखा गया था, जहां पर उसको फांसी दे दी गई सुबह 5:20 पर। दर्शकों की सहूलियत के लिए बता दें कि 4:55 पर करीब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है। याकूब मेमन की अर्जी को खारिज कर दिया गया है। लास्ट डिच अटेम्प्ट जो देर रात याकूब मेमन के वकीलों द्वारा की गई, उसे खारिज कर दिया गया और उसके करीब 25 मिनट के अंदर अंदर फांसी दे दी गई, एग्जीक्यूट कर दिया गया सेंटेंस। आपको बता दें कि जेल अथॉरिटीज रात भर नहीं सोई, पूरी तरह से तैयार थी, तैयारियां हो चुकी थी और उसके बाद जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने फांसी का रास्ता साफ किया, याकूब मेमन को 5:20 पर हमारे सूत्र बताते हैं फांसी दे दी गई है। हालांकि इसकी औपचारिक पुष्टि होनी बाकी है। वैसे एक पूरी प्रक्रिया का पालन भी होना जरूरी होता है। फांसी दिए जाने के बाद आधे घंटे तक शव जस का तस बना रहता है। उसके बाद पल्स चेक की जाती है, डिक्लेयर डेड किया जाता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट करने के लिए, पोस्टमार्टम करने के लिए वहां पर डॉक्टर्स और मेडिकल टीम मौजूद रहती है। उसके बाद इसकी औपचारिक पुष्टि की जाती है, जिसका अभी इंतजार है। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये नागपुर की तस्वीरें हैं। धारा 144 यहां पर लागू है। रात भर तैयारियां यहां पर चलती रही। आप पुलिस वालों को देख सकते हैं, हाई अलर्ट मोड में इस वक्त
नागपुर पुलिस नजर आ रही है। हम देख रहे थे थोड़ी देर पहले नागपुर जेल के इर्द गिर्द पूरी तरह से सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात किए गए थे, बैरिकेडिंग कर दी गई थी, एम्बुलेंस दिख रही थी, पुलिस की गाड़ियां लगातार हमारे साथ मौजूद थी। रात भर हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनीष अवस्थी भी जुड़ी रहे, एक सेकंड के लिए वो भी नहीं सोए, वो हमारे साथ लगातार लाइव जुड़े हुए हैं। हमारे साथ इस दौरान चर्चा में और 2 नए पैनलिस्ट जुड़ गए हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह साहब जुड़ गए हैं, जाने माने वकील गौरांग कांत जुड़ गए हैं। पहले मनीष आपके पास अपडेट ले लेते हैं, फिर मैं चर्चा के लिए बाकी पैनलिस्ट के पास आती हूं। देखिए आंचल, ताजा अपडेट ये है कि अंदर जो प्रक्रिया चलती है वो प्रक्रिया अभी भी जारी है, लेकिन जैसा कि 10 नंबर रजिस्टर जिसका कि मैंने जिक्र कुछ देर पहले भी किया था, उस पर अभी तक नोटिंग नहीं हुई है। शायद हो सकता है कि वो प्रक्रिया पूरी होने के बाद नोट हो, लेकिन जो जानकारी हमारे सहयोगी राजेश ने बताई है, उस जानकारी पर पुख्ता जानकारी होने की बात हम ये मानते हैं, क्योंकि जैसे फूल आ जाना, फूल के साथ तमाम 4 टोकरियों में फूल और हार पहुंचना, उसके साथ साथ एम्बुलेंस का तेज रफ्तार से अंदर जाना, ये इसलिए होता है कि जो फांसी हॉल है, फांसी जहां पर सूली पर लटकाया गया, जिसे अमरधाम भी कहा जाता है, वहां से लेकर अस्पताल लाने के लिए जो एम्बुलेंस की जरूरत होती है वो तभी होती है जब ये सारी चीजें हो जाती हैं और अंजाम दे दिया जाता है। तो इस सारी बातों को गौर करें तो संकेत साफ दिखाई देता है कि जो जानकारी थी वो सही थी, सटीक थी, और उसके बाद ये सारी प्रक्रिया जो कि बात की होती है, जैसा आपने जिक्र किया कि पल्स चेक होगी, पल्स चेक होने के बाद पोस्टमार्टम होगा, पोस्टमार्टम होने के बाद परिवार के जिन 3 लोगों को सुबह तड़के ये कहा जाए कि 3 बजे हमदस्त दिया गया कि भाई आप में से 3 लोग जो भी आना चाहते हैं वो अंदर आए। तो ये सारे संकेत बताते हैं कि हारों का पहुंचना, फूलों का पहुंचना, और नागपुर के लोकल लोग, नागपुर के स्थानीय लोग ये सारी 4 टोकरी में लेकर पहुंचे हैं। तो संकेत और संदेश साफ दिखाई देता है कि जिस बात को लेकर देश में उहापोह मची थी, दुनिया भर की नजरें टिकी हुई थी, आज उस काम को अंजाम दे दिया गया। बिल्कुल। अभी एनके सिंह सर सवाल पूछ रहे थे कि क्या बॉडी या शव हैंडओवर किया जाएगा। एनके सर, अभी तक की जो खबर आई, हम अपडेट लगातार मनीष से भी ले रहे हैं इस बाबत, अभी तक असमंजस की स्थिति है, पूरी तरह से डिस्क्रेशन है जेल अथॉरिटीज का। अभी भी असमंजस की स्थिति है ना मनीष? हाँ, यही बनी हुई है आंचल, क्योंकि ये फैसला जो लेना है, कल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी जब पुलिस महानिदेशक के साथ साथ जब मुंबई के पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया के साथ बैठक की, और बैठक करने के बाद कानून व्यवस्था की स्थिति का जो जायजा लिया, उसके बाद महाराष्ट्र के 5 शहरों में जो अलर्ट है, जिसमें नासिक, पुणे, नागपुर, मुंबई और 1-2 छोटे शहर औरंगाबाद, इन सारे शहरों में जो अलर्ट जारी है, उसके मद्देनजर ये सुरक्षा कानून व्यवस्था को ध्यान में रखकर ये फैसला लिया जाएगा। मुख्यमंत्री खुद नागपुर से आते हैं, देवेंद्र फडणवीस का नागपुर से जुड़ाव है, वो इसी शहर से आते हैं। यहां पर इतनी बड़ी बात को अंजाम दिया गया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक-एक कदम प्रशासन हो या मंत्री एक-एक कदम फूक कर रखेंगे। चलिए एनके सिंह सर, अब कल रात की जो डेवलपमेंट्स हुई उससे शुरू करते हैं। राजनीतिक, हमें पता है कि रिएक्शंस आने शुरू हो जाएंगे, जैसे ही नेताओं की जमात जगना शुरू होगी, राजनीतिक रिएक्शंस आने शुरू हो जाएंगे, उस पर राजनीति भी होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन एनके सर, अब आज के दिन कम से कम हमें देश की सबसे बड़ी अदालत को, हमारे साथ लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, जैसा कि मैंने कहा रिएक्शंस आने शुरू हो जाएंगे। लक्ष्मीकांत वाजपेयी बीजेपी के वरिष्ठ नेता और यूपी के प्रदेश अध्यक्ष जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। वाजपेयी जी, याकूब मेमन को हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं कि फांसी दी जा चुकी है, औपचारिक पुष्टि बाकी है, आपका पहली प्रतिक्रिया? कानून ने अपना काम किया है और भारत के विरुद्ध कोई भी षड्यंत्र न करे इसका संदेश दिया है, हम इसका स्वागत करते हैं। और ये भी जानना चाहूंगी कि याकूब मेमन को 22 साल बाद फांसी मिली है, क्या आप इसे इंसाफ मानेंगे? निश्चित तौर पर न्याय की प्रक्रिया बहुत लंबी है हिंदुस्तान में, और अपराध के अनुसार इस प्रक्रिया को, वैसे तो सारी प्रक्रिया शॉर्ट होनी चाहिए, लेकिन इसके मामलों में तो प्रक्रिया बहुत लंबी, क्योंकि बहुत लंबा खर्चा होता है इन लोगों को सबको रखने में। इसमें बहुत लंबी प्रक्रिया रखना आर्थिक दृष्टि से भी और वातावरण बिगाड़ने की दृष्टि से भी लंबा प्रक्रिया करना ठीक नहीं है। लंबा खर्चा होता है इन लोगों को सबको रखने में, इसमें बहुत लंबी प्रक्रिया रखना आर्थिक दृष्टि से भी और वातावरण बिगाड़ने की दृष्टि से भी लंबा प्रक्रिया करना ठीक नहीं है।
आपसे ये भी जानना चाहूंगी वाजपेयी जी, जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं MIM के लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। ओवैसी का ये कहना कि बेन सिंह के किलर्स को, राजीव गांधी के किलर्स को पहले सजा होनी चाहिए थी, क्यों याकूब मेमन को फांसी की सजा पहले हुई, ये सवाल उनकी तरफ से उठता आया है। याकूब मेमन को फांसी हो गई है, अब बाकी जो पूरी की पूरी लिस्ट है जो होम मिनिस्ट्री में चलती है, क्या उस प्रक्रिया को आप जल्दी करेंगे? निश्चित मेरा मत यही है कि प्रक्रिया को जल्दी करना चाहिए, और जो लोग इस तरह की बात कर रहे हैं उनका दृष्टिकोण सांप्रदायिक है और भारत की न्याय व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह पैदा कर रहे हैं, ये उचित नहीं है। जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए वाजपेयी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राजनीति तो खैर इस पर होगी एनके सिंह सर, लेकिन आज के दिन हमें अपनी देश की न्याय प्रणाली को सलाम करना चाहिए। रात भर हमारे सर्वोच्च न्यायालय के जो जजेस हैं वो जागते रहे। कल 4 बजे जो बेंच सुनकर मामले को उठी थी, उसे रात भर इस मामले की सुनवाई की। एक संदेश जाना जरूरी था कि भले ही 257 लोगों का, निर्दोष लोगों का कातिल ही क्यों ना हो, याकूब मेमन ही क्यों ना हो, उसका लास्ट डिच एफर्ट हो, आखिरी दलील हो, वो हमारी देश की अदालतें सुनेंगी जरूर। नहीं, बिल्कुल कहीं भी नहीं लगा कि पूरे इस न्याय की प्रक्रिया में कोई अवरोध ऐसा आया हो। मुझे पहली बार लग रहा है कि एनके सर, आपको रोकना चाहूंगी, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। विक्टिम्स कुछ कहना चाह रहे हैं, एक बार उनका रुख कर लेते हैं। क्या कहना चाहिए इस फैसले के बारे में? अच्छा है कि सजा उनको मिली है, लेकिन हमारे हिसाब से अभी तक ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये बॉम्ब ब्लास्ट के विक्टिम हैं, इंजर्ड हुए थे बुरी तरह से, आज भी वो घाव मौजूद है वहां पर जो वो दिखा रहे हैं। लेकिन एटलीस्ट अभी गवर्नमेंट गुनेगार के लिए जागी। आई हैव ओनली वन क्वेश्चन कि विक्टिम के लिए गवर्नमेंट कब जागेगी? 257 लोग मरे थे और 1000 लोग घायल हुए थे, तो उनके लिए कितने बड़ा, जो बेचारे अभी दुनिया में नहीं रहे, कितना बड़ा फैसला रहेगा उनके लिए आज? उनके लिए तो सही मायने में वो लोग बहुत ही खुश होंगे, क्योंकि उसने इतने लोगों की जान ली है कि उसके लिए अभी सिंपैथी की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि हम लोग उसके लिए सिंपैथी नहीं दिखा सकते जो इतने लोगों का गुनहगार है। और फिर भी आई थिंक मुझे लगता है क्योंकि आज एक गुनहगार जो है उनको अल्टीमेटली कितना भी मकसद, कितनी भी एक्सरसाइज करने के बाद उनकी साइड पे फेवर लेने वाले बहुत सारे लोग थे, फिर भी उनको फांसी मिली। तो मुझे लगता है कि एक न्याय शुरू हुआ है, मगर हमारा न्याय पूरा कभी मानेंगे, हम लोग कभी मानेंगे कि मेरे जैसे विक्टिम्स को जो कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए वो मिलने का शुरुआत करेंगे, या तो सुप्रीम कोर्ट आदेश देंगे या तो गवर्नमेंट का कोई आदमी आके बात करेंगे, तभी मुझे लगता है कि न्याय पूरा होगा। तब तक हमारी ओर से न्याय पूरा कभी नहीं होगा। इतिहास में पहली बार ऐसा देखा गया जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट रात के 2:30 बजे से हियरिंग कर रही है। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि रात को 2-2 बजे के बाद भी सुप्रीम कोर्ट के जो वकील है वो लोग न्याय के लिए आगे जाते हैं। मुझे नहीं लगता है कि ऐसे लोग जो है रात को ऐसे गुनहगार को बचाने के लिए कार्य कर रहे हैं, तो दिन में कम से कम विक्टिम्स को, निर्दोष लोगों को बचाने का कार्य करे, तो मुझे लगता है कि उनका कर्म भी अच्छा होगा, नहीं तो उनके जैसा ही हाल उसका होगा। जहाँ पे 257 लोग मारे गए थे, 1000 लोग जख्मी, कहीं ना कहीं उनको आज जो फैसला आया उनको कहीं ना कहीं बड़ी राहत और एक इंसाफ, कहीं ना कहीं थोड़ी एक इंसाफ शुरू हुई, तो एक राहत बोलो तो राहत है, मगर एक प्रक्रिया चालू है तो न्याय थोड़ा मिलने का चालू हो गया। जो फैसला आप कहीं ना कहीं से खुश है सर? या डेफिनेटली, या फैसला तो मिला है तो उसकी खुशी है। दर्द छलक रहा है यहाँ पर पीड़ितों का। उनका ये कहना था कि वकीलों ने लड़ाई, दोषियों की तो लड़ी, लेकिन उनके लिए कोई आगे नहीं आया। आज भी उन्हें न्याय का इंतजार है, लेकिन राहत जरूर है कि याकूब मेमन को फांसी हुई है। इनके सर, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। देश की न्याय प्रणाली की भी हमें सलाम करना चाहिए, भले ही लंबा वक्त लगा हो, लेकिन रात भर जजेस जगते रहे, क्योंकि एक संदेश जाना जरूरी था। देखिए, बड़ी अजीब सी स्थिति है कि न्याय की पूरी प्रक्रिया अगर आप देखें, 2-2 बार क्यूरेटिव पिटीशन आया, उसको सुना गया। तीसरी बार यहां तक कहा गया कि साहब 30 अप्रैल को डेथ वारंट इशू हुआ, सारे ऑप्शंस जबकि एग्जॉस्ट नहीं किए थे, उस पर बताया गया कि नहीं साहब, इन्होंने करीब 2.5 साल तक पिटीशन नहीं दायर किया था, तब ये हुआ है, कोर्ट ने उसको माना। मतलब हर एस्पेक्ट कोर्ट ने देखा, रात भर जगी कोर्ट, और लास्ट मिनट तक, गैलोस तक जब तक नहीं गया अपराधी, तब तक कोर्ट ने उसको मॉनिटर किया, देखा, और कोई जो भी ऑप्शन था वो सारे एग्जॉस्ट किए गए डिफेंस की तरफ से। अभी कपूर साहब बड़ी अच्छी बात कह रहे थे कि विक्टिमोलॉजी
भारत में अभी पूरी तरह से परिपक्व नहीं हुआ है, लेकिन इस तरफ अदालत का ध्यान है कि विक्टिम का क्या होगा। ठीक है, स्टेट फेल हो गया, एक अपराधी ने बम ब्लास्ट कर दिया, लोग मरे, लेकिन आप फांसी तो दे देते हैं, लेकिन दूसरी तरफ विक्टिमोलॉजी, आखिर उस विक्टिम का क्या हुआ। फांसी तो आपने दे दिया, ये एक स्टेट का काम था, लेकिन उस विक्टिम का क्या हुआ जिसको प्रोटेक्ट करने में स्टेट फेल रही। तो मेरे ख्याल से भारत में इसको भी देखना होगा। ये जो आप अभी दिखा रही थी बाइट उस विक्टिम का, वो यही कह रही कि साहब वो तो ठीक है, फांसी हुई, हमें मिला कि एक मसर्रत हुई कि अपराधी को फांसी मिली, लेकिन जो डैमेज हमें हुआ है उसका क्या होगा। तो मेरे ख्याल से विक्टिमोलॉजी पे नया डेवलप करने की जरूरत है। आज जो ये हुआ है इसमें आप जरा देखिए कि स्टेट के इंस्टीट्यूशन, पर्टिकुलरली एपेक्स कोर्ट ऑफ द कंट्री, कितना स्ट्रांगली और फर्मली खड़ा रहा। अचानक इमोशन भारत में जगते हैं 25 साल बाद, क्योंकि आपको याद नहीं है अभी जिस एसपी मारा गया है, अगर आप कल उसको फांसी होनी हो, उस आतंकवादी को, अगर वो जिंदा रहता तो कहीं ये इमोशन नहीं आता। जैसे ही टाइम लैप्स होता है, 25 साल हो जाता है, तब आपको लगता है कि नहीं साहब, सारी सिंपैथीज हो जाती हैं। और मैं पहली बार देख रहा हूं कि पॉलिटिकल कमेंट्स का जो टोन है वो हाईली कॉम्युनल है, और ये सुप्रीम कोर्ट की मर्यादा का कहीं, गरिमा का कहीं, गरिमा को ठेस पहुंचा रहा है। मेरे ख्याल से पॉलिटिकल कमेंट्स इस तरह के नहीं आने चाहिए। कि पहले दिन का मुझे याद है कि जिस तरह MIM के चीफ ने कहा, वो अपने आप में बड़ा अजीब सा था। उन्होंने बाकायदे कम्युनिटी का इस्तेमाल किया, चूंकि वो इस कम्युनिटी का है इसलिए उसको फांसी दी गई। मुझे लगता है कि देश में इसको ये चीज अलाउ नहीं होनी चाहिए कि आप इस तरह से सुप्रीम कोर्ट को या उसकी गरिमा को गिराने की कोशिश करें। तो ये पहली बार पिच मैं देख रहा हूं कि ज्यादा तेज हो रहा है, और इसको काफी इफेक्टिवली पुट डाउन करना पड़ेगा। हालांकि उनके परिवार वालों ने ये कहा है कि हमें न्यायपालिका पे पूरा फेथ है, तो वो ऐसा, उसमें तो एक पॉजिटिव एक ट्रेंड लगता है। मनीष कुछ कहना चाह रहे हैं, सीधा मनीष का रुख करते हैं। मनीष, अपडेट। राजेश के पास ताजा अपडेट है। आंचल, राजेश, क्या अपडेट है, क्या जानकारी और क्या खबर आ रही है? मनीष, अभी पता चला है कि याकूब का जो भाई सुलेमान है, वो नागपुर में जहां जिस होटल में रुका था, वो अभी जेल पहुंच चुका है और गेट से अभी अंदर जा रहा है। और उसके साथ में उस्मान मेमन भी है और एक और उनका कोई रिलेटिव है। ये 3 लोग अभी जेल के अंदर दाखिल हो रहे हैं। ये राजेश, इनके अलावा, 3 के अलावा किसी और को इजाजत नहीं है कि परिवार का कोई भी आदमी जेल के भीतर प्रवेश करता है? बिल्कुल सही कहा आपने कि 3 लोगों को ही इजाजत दी गई है। परिवार के 3 सदस्यों को ही बुलाया गया है। ये पहले ही इन्हें रात को 2 बजे जो है हमदस्त के जरिए, जैसा आपने सभी दर्शकों को बताया कि हमदस्त के जरिए ये सारी बातें और सूचनाएं उन्हें लिखित स्वरूप में दे दी गई थी कि याकूब के इस सारे फांसी के मतलब इसमें आपको 3 परिवार के 3 मुख्य सदस्यों को हाजिर रहना है। जिस तरह से उसी वजह से 3 सदस्य जो है अभी जेल के अंदर दाखिल हुए। आंचल, ताजा अपडेट ये कि 3 लोग जिनको की न्योता दिया गया था हमदस्त के जरिए कि आप जेल में आए और जेल में आकर आप जेल में अपनी हाजिरी करें, तो उनमें से 3 लोग, याकूब मेमन के 3 रिश्तेदार, सुलेमान, उस्मान और एक और कोई व्यक्ति है जो कि माना जा रहा है कि उनका रिश्तेदार है, ये 3 लोग जेल के भीतर प्रवेश करने वाले हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सुलेमान जो कि भाई है याकूब मेमन का, उस्मान जो कि रिश्तेदार है, और एक और रिश्तेदार अभी जेल परिसर में उन्होंने एंट्री ली है। आपको ये भी बता दें, याकूब मेमन को फांसी दे दी गई है। हमारे सूत्र बता रहे हैं कि सुबह 5:20 पर फांसी दे दी गई। जो दर्शक हमारे साथ अभी इस वक्त जुड़ रहे हैं, आपको बता दें कि मुंबई बम धमाकों का, बल्कि यूं कहें कि बॉम्बे बॉम्ब ब्लास्ट का दोषी याकूब मेमन, उसको फांसी दे दी गई है। 22 साल बाद 257 मौतों का दोषी, हत्याओं का दोषी, उसे फांसी दे दी गई है। 5:20 पर नागपुर जेल में यह फांसी दी गई। हालांकि इसकी औपचारिक पुष्टि अभी होनी बाकी है। देर रात तक लगातार इसको लेकर एक तरफ नागपुर जेल में तैयारियां चल रही थी, दूसरी तस्वीर थी देश की सबसे बड़ी अदालत की। पहले चीफ जस्टिस के घर का दरवाजा खटखटाया गया, रात में उन्हें जगाया गया। आखिरी डिच अटेम्प्ट थी कि मर्सी पिटीशन, जो कि दया याचिका राष्ट्रपति ने खारिज की है, उसके बाद 14 दिन की और मोहलत मिले, वो देने से इनकार कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट की बेंच 3:30 बजे बैठी, 1 घंटे तक फिर इस मामले की सुनवाई हुई। फिर ऑर्डर डिक्टेट हुआ, जो कि एक डिटेल्ड ऑर्डर था। 4:55 पर देश की सबसे बड़ी अदालत का फैसला आया और रास्ता साफ हो गया याकूब मेमन को फांसी दी जाने का। अब हमारे सूत्र हमें बताते हैं कि 5:20 पर फांसी दे दी गई है। विक्टिम्स की, पीड़ितों की भी प्रतिक्रियाएं आई। गौरंग, आपसे भी मैं ये जानना चाहूंगी कि ये बहुत